राजा हैरत से उस थाली को देखे जा रहे थे। उसने आज तक कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। उस थाली में 8 डिजाइन की परफ्यूम की शीशी थी। अरुंधति जानती थी कि राजा को सुगंध कितनी पसंद है। राजा हर राज्य से इस तरह के इत्र ढूंढते थे और ऊंचे दामों में खरीदते थे। अरुंधति ने थाली में से एक परफ्यूम की बोतल उठाई और कहने लगी, महाराज जी, यह सुगंध की बोतल है जिसके लगाने से एक बहुत ही अच्छी सुगंध फैलती है। ओ तो क्या आपने इसे लगाया है जो आपके आने से राज दरबार में यह सुगंध फैल गई? हाँ महाराज, अरुंधति ने सम्मान से जवाब दिया, यह वही सुगंध है जो मेरे आने से राज दरबार में फैल गई। राजा वह बहुत ही सुंदर शीशी को देखकर बहुत ही उत्साहित हो रहा था। उसने थाली से एक और परफ्यूम की बोतल उठाई और उसको अलट पलट कर देखने लगे। आज राज दरबार के लोग भी बड़े ही उत्साहित और जिज्ञासा से उस शीशी को देख रहे थे जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। अरुंधति ने राजा के हाथ में परफ्यूम की बोतल ले ली और उसको खोलकर राज दरबार में सड़क दिया। थोड़ी देर में दरबार में भीनी भीनी खुशबू फैल गई। राजा परफ्यूम की बोतल को देखकर बहुत ही उत्साहित था। यह महाराज, यह सब आपकी है, यह कहते हुए नौकरानी के हाथ से लेकर राजा के खड़े पास नौकरानी के हाथ में दे दिया। राजा बहुत ही प्रसन्न दिख रहे थे। राजा सोच रहे थे कि ऐसी चीज़ तो आसपास के राजाओं के पास भी नहीं थी। राजा अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। बताइए राजकुमारी, हम आपको क्या इनाम दें? अरुंधति ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप मुझे क्षमा करें तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? राजा इतने प्रसन्न थे कि वह अरुंधति की हर बात को मांगने को तैयार हो गए। आप कहिए राजकुमारी, आपको सोना चांदी हीरे जमीन, आप कुछ भी चाहिए, मैं आपको देने को तैयार हूँ। महाराज, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे एकांतवास चाहिए। अरुंधति ने बड़े सम्मान से राजा के सामने अपनी मांग रखी। एकांतवास सभी उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। वह ये आपको क्यों चाहिए? वह तो रहने की जगह भी नहीं है। रानी रूपवती ने हैरान होते हुए कहा। रानी रूपवती की बात पर अरुंधति खामोश रही। राजा समझ गया कि वह कुछ नहीं बताना चाहती थी। राजा इतना तो समझ गए थे कि यह अरुंधति वह अरुंधति नहीं है जो डरी सहमी सी रहती थी। इसमें से तो अलग सी आभा निकल रही है। राजा को उसकी आंखों में एक ऐसा तेज महसूस हो रहा था जैसे वह सब कुछ बदल कर रख देगी। ठीक है, आपको एकांतवास दिया जाता है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? राजा ने अरुंधति से पूछा। अरुंधति ने राजा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे राजकुमार राज से अलगाव चाहिए। राज ने उससे अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कभी नहीं। राज ने जब यह बात सुनी तो उसने अरुंधति की तरफ देखते हुए कहा, यह राज्य पुरुष प्रधान राज्य है। यहाँ पर स्त्रियों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता था। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष से पहले अलगाव की मांग करती है तो वह पुरुष के लिए बहुत ही अपमानजनक माना जाता था। राजकुमार ऐसा अपमान राज्य में कैसे होने दे सकता था? राजा के चेहरे की मुद्राएं गंभीर हो गई। राजकुमारी अरुंधति, मैं आपकी पहली बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप राजकुमार की पत्नी है, यह आपका आपस में मामला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक बार आप दोनों खुद भी इस बात पर विचार करें। हालांकि मैं पहले चाहता था कि राजकुमार से आपका अलगाव हो जाए, लेकिन अब राजकुमार राज आपके अलगाव नहीं चाहते। राजा ने राजकुमार राज की तरफ देखते हुए कहा। राजकुमार राज का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। यह उसका पहले ही राज दरबार में अपमान था कि उसकी पत्नी ने पहले उससे अलगाव की मांग रखी। राजकुमारी अरुंधति ने सर ऊंचा करते हुए कहा, महाराज, हम लोगों का संबंध उसी दिन टूट गया था जिस दिन राजकुमार राज ने अपनी पत्नी पर विश्वास न करके किसी और पर विश्वास किया था। मैं गलत नहीं था, तुमने वह अपराध किया। राज ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अरुंधति से कहा, राजकुमारी अरुंधति, इसके अलावा और भी कुछ मांगे तो मैं आपको दे सकता हूँ। राजा ने अरुंधति को देखते हुए कहा। अरुंधति ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, आपने ही कहा था कि अगर मैं 2 महीने में महल में बिताऊं तो राजकुमार राज मुझे अलगाव देंगे और मुझे मेरे माता पिता के साथ इस राज्य से जाने की अनुमति देंगे। राजकुमार की राज की आंखों में चमक उठी। ठीक है, तो उससे पहले आप मेरे महल में मेरे पास रहेंगे। राजकुमार, आप शायद भूल रहे हैं, चुनौती मैं जीती हूँ, आप नहीं। चाहिए जो कुछ कहने का हक मेरा, आपका नहीं। अरुंधति ने वैसे ही अपने सम्मान से सिर ऊंचा करते हुए कहा। राजकुमार राज पहलू बदल कर रह गए। बस आप एक बार महल तो आ जाइए, यह घमंड बहुत जल्द टूटेगा। राजकुमार अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे थे। आपका क्या विचार है? राजा ने अचानक अरुंधति के पिता की तरफ देखते हुए कहा। देवराय अचानक पूछे जाने से घबरा गए। देव उलझन में थे, उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। देवराय ने अरुंधति की तरफ देखते हुए कहा, महाराज, मेरी पुत्री ने चुनौती जीती है, वह जो भी निर्णय लेगी मैं उसका साथ दूंगा। अरुंधति की आंखों में आंसू आ गए। उनके सगे पिता ने कभी भी 4 साल की बच्ची से मिलने भी नहीं दिया जाए। वह अपने बेटे की ढाल की तरह उसका इस्तेमाल किया। उसने अपने पिता को अपनी मौत के वक्त देखा था। आज उसको पिता का प्यार क्या होता है आज उसे महसूस हो रहा था। उसने भीगी हुई आंखों से अपने पिता की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी आंखों से उसे हौसला रखने को कहा। ठीक है महाराज, लेकिन अपनी चुनौती जीतने के बदले मुझे आपसे कुछ और भी मांगती। अरुंधति ने नैना ने अपने मन ही मन सोच रही थी, मुझे अरुंधति को बेगुनाह साबित करनी होगी, मुझे अर्श को उसका हक दिलाना ही होगा। इसके लिए मुझे इस महल में रहना जरूरी है, मुझे पूरी सच्चाई सबके सामने लानी होगी, तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा।
राजकुमारी, आपका क्या विचार है? राजा ने फिर से अरुंधति से पूछा। नयन राजकुमार राज के पास खड़ी बेचैनी से देख रही थी। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमारी अरुंधति उसके साथ महल में रहे। महाराज, मुझे अपने पिता के लिए ऊंचा पद चाहिए। अरुंधति ने राजा से अपने पिता के लिए कहा। जरूर राजकुमारी। अरुंधति राजा ने अरुंधति की बात को मानते हुए कहा। देवराय हैरत से अरुंधति को देख रहे थे। वह तो सोच रहे थे कि अरुंधति अपने लिए रिहाई मांगेगी और उन लोगों के साथ रहेगी, लेकिन उसने तो उसके लिए ऊंचा ही पद मांग लिया। देवराय, आपको मुख्यमंत्री पद दिया जाता है। राजा के इस घोषणा से पूरे दरबार में सन्नाटा मच गया। वे लोग अरुंधति का परिवार को एक मजाक का पात्र बनाकर मनोरंजन का साधन मांग रहे थे। ठहरो, पीछे से एक तेज आवाज। अरुंधति ने पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमार राज तेजी से उसके पास आने लगे। अरुंधति की आंखें सिकुड़ गई। मुख्यमंत्री देवराय, क्या मैं राजकुमारी अरुंधति से एकांत में बात कर सकता हूँ? राजा ने अरुंधति को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए कहा। देवराय घबराते हुए अरुंधति को देखा, जिनके चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था। देवराय ने सर हिलाया। देवराय की अनुमति मिलते ही राज ने अरुंधति का हाथ पकड़ते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगे। राजकुमार राज जब अरुंधति का हाथ पकड़ा तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके हाथ फूलों की तरह ही नरम है। अरुंधति गुस्से से राज के हाथों को झटक दिया। अरुंधति ने गुस्से से कहा, राजकुमार राज, अपनी मर्यादा में रहे। क्यों तुम्हें मेरा छूना इतना बुरा लग रहा? और मेरे ही बिस्तर पर किसी और पुरुष से संबंध बनाते हुए बुरा नहीं लग रहा था? राजकुमार ने अरुंधति पर चिल्लाते हुए कहा। अरुंधति राज की बात सुनकर दंग रह गई। उसके सामने नए नए राज खुलकर सामने आ रहे थे। वही महल के एक शानदार कमरे में चीखने की आवाजें आ रही थी। राजकुमारी, मुझे क्षमा करें। राजकुमारी, कृपया करके मुझे मत मारे। जैसे आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। उस कमरे में एक दासी को 2 दासी पकड़े हुए थी। नयन उस दासी को कोड़े मार रही थी। उस दासी को पीठ से खून बह रहा था। नयन बिना सुने उसे लगातार कोड़े मार रही थी। फिर वो जिंदा कैसे वापस आ गई? मैंने तुमसे कहा था कि उसके खाने में जहर बढ़ा दो। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने ऐसा ही किया था राजकुमारी। मैंने उसको जहर देकर बाहर से एकांतवास में ताला डाल दिया था, ताकि कोई भी उसे एकांतवास में राजकुमारी अरुंधति को बचाने के लिए नहीं जा सके। यहाँ तक कि महल से मिलने वाली राशि भी बंद कर दी थी। वह दासी रोते हुए राजकुमारी से नयन के बारे में कहने लगी। नयन एक और कोड़ा उस दासी की पीठ पर मारा। दासी दर्द से चीख पड़ी। ले जाओ इसको बाहर। आज के बाद यह महल में नहीं दिखाई दे। नयन ने उन 2 दासियों को घायल दासी को ले जाने के लिए कहा। दोनों दासी घायल दासी को उठाकर बाहर की तरफ ले जाने लगी। नयन गुस्से में एक एक चीजें फेंक रही थी। इतने क्रोध में तो थी कि कबीला भी नहीं हुआ। पुत्री, तभी मुख्यमंत्री नयन के कमरे में आते हुए कहने लगे, तो क्या करूं? क्रोध पिताजी, मैंने कितनी कठिनाइयों से अपने रास्ते के कांटे हटाए थे। मैंने सोचा था कि वह मेरे रास्ते से हट जाएगी तो मैं यहाँ की मुख्य पत्नी बन जाऊंगी और आगे चलकर यहाँ की महारानी, लेकिन मेरे सबके सपने बेकार हो गए। यह कहते हुए नयन जर जर से रोने लगी। चुप हो जाओ, इस तरह चिल्लाना तुम पर शोभा नहीं दे रहा। अगर तुम्हें किसी नई हालत में देख लिया तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? जिस तरह से अभी तुम राजकुमार राज के सामने एक अच्छी राजकुमारी, एक दयालु राजकुमारी बन कर रही थी, इस तरह तुम्हें आगे भी बनकर रहना होगा। मुख्यमंत्री ने नयन को डांटते हुए कहा। नहीं पिताजी, मुझे अब और नाटक नहीं हो पाएगा। मुझे अरुंधति को खून चाहिए। मुझे उसे तड़पता हुआ देखना। अपने हाथों को देखते हुए कहने लगी, इन हाथों में उसका खून लेना चाहिए। नयन पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। वही मुख्यमंत्री उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। अरुंधति अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अर्श पर लिखी किताब पढ़ी थी। उस हिसाब से तो राजकुमार राज ही उसके पिता थे। तो फिर जब नयन ने उसका हाथ पकड़ा तो उस अंधेरा क्यों दिखा? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अपने पिता के साथ आज अपनी माता से मिलने जाना था, लेकिन अपने उलझन में वह उसके साथ न जा सकी। वह सीधे अपने नौकरों के साथ एकांतवास में वापस आ गई। अब वह बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। वही बेड पर हर्ष अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। तभी उसे कुछ याद आया। वो अपनी अंगूठी सामने करते हुए कहती है, देवदूत। अरुंधति देवदूत का इंतजार करने लगी। क्या हुआ, अभी तक आए क्यों नहीं? अरुंधति ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। फिर उसने अपनी अंगूठी के सामने किया और कहा, देवदूत। उसने 3-4 बार पुकारा। वह चिढ़ गई और पीछे मुड़ी। उसकी चीख निकल गई। देवदूत हर्ष के साथ खेल रहा था। इतनी देर से आप यहाँ हैं तो बात नहीं कर सकते थे? अरुंधति गुस्से से देवदूत को घूर कर कहने लगी। अरे तुम ही पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। एक बार पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए था। देवदूत ने अपनी गलती को मानने से इनकार कर दिया। अरुंधति ने गहरी सांस लेते हुए जाकर हर्ष के पास बैठ गई। क्यों बुलाया है? देवदूत वैसे ही हर्ष से खेलते हुए कहने लगा। हर्ष खिलखिलाकर हंस रहा था। वह देवदूत के साथ बहुत ही खुश नजर आ रहा था। अरुंधति ने अपने बेटे को हंसते हुए देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। अब चुप क्यों बुलाया? देव ने फिर से अरुंधति से पूछा।
हर्ष के असली पिता कौन है? अरुंधति ने उसे पूछा। हो तो तुमने इसलिए बुलाई है, तुम्हें खुद पता करना होगा, देवदूत ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। लेकिन आप तो देवदूत हैं, आपको सब पता होता। अरुंधति को थोड़ा गुस्सा आ गया। पता होता है, लेकिन हम लोग भी एक सीमा होती है, देवदूत ने बिस्तर से उठते हुए कहा। तो इसका मतलब आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? अरुंधति ने मायूस होते हुए। क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। बस इतना समझ लो कि तुम्हें महल के अंदर रहकर इसका पता लगाना होगा, और फिर तुम्हारे पास अंगूठी भी है। तो यह कहकर देवदूत गायब हो गया। इस तरह गायब होने से अरुंधति का मुंह फूल लिया। फिर उसने रोहन को आवाज दी। रोहन दौड़ता हुआ आया, उसके सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। रोहन, तुम्हारी माँ कहाँ है? उसे यहाँ बुला कर लाओ। रोहन दौड़ता हुआ कमरे के अंदर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह अपनी माँ के साथ वापस आया। अरुंधति ने हर्ष को बिस्तर से उठाते हुए रोहन की माँ को पकड़ाते हुए कहा, हर्ष का ध्यान रखना, और जब तक मैं ना कहूँ कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। रोहन की माँ समझ गई थी और वह हर्ष को लेकर अपने कमरे से बाहर चली गई। बाहर जाकर 2 दासों को कमरे से बाहर पहरे पर खड़ा कर दिया। वही कमरे के अंदर अरुंधति ने अपनी अंगूठी के सामने किया और कहा, आधुनिक युग की लाइब्रेरी। कुछ ही देर कमरे में चक्कर बना शुरू हो गया। जल्दी ही वह एक लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश कर गई। लाइब्रेरी में लगे हुए कैमरे अपने आप बंद हो गए। उस वक्त लाइब्रेरी में पूरा सन्नाटा था। रात का समय था। अरुंधति तेजी से हर्ष पर लिखी किताब अलमारी में देखने लगी और जल्द ही उसे हर्ष पर लिखी हुई किताब उसे मिल गई। वह किताब को लेकर वहीं पर बैठ गई और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ प्राचीन काल में ऐसे 2 लोग थे जो अलग अलग कमरों में बेचैनी से टहल रहे थे। पहले कमरे में राजकुमार राज इधर उधर टहल रहे थे। आज उनको अरुंधति से हारना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह कैसे किसी स्त्री से हार सकते थे, जबकि दूर दूर राज्यों में उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। वह बेचैन घूम रहे थे। वहीं दूसरे कमरे में राजकुमार आदित्य भी अपने हाथों में एक शराब का पात्र पकड़े हुए किसी सोच में घूम रहे थे। अरुंधति का वह रूप उनके दिल पर असर कर रहा था। उनके दिल में अरुंधति को पाने की लालसा बढ़ गई। अरुंधति का किसी से ना डरने वाला बर्ताव राजकुमार आदित्य के दिल में खलबली मचा रहा था। लेकिन वह उनके बड़े भाई राज की पत्नी थी। राजकुमार आदित्य ने सोच लिया था कि वो राज से अरुंधति का अलगाव करके उन्हें अपनी पत्नी बनाएंगे। राजकुमार क्या सोच रहे हैं आप? तभी एक सुरीली सी आवाज़ राजकुमार के कानों में सुनाई दी। यह उनकी पत्नी सुलोचना थी, जो पास के राज्य की पुत्री थी। सुलोचना एक मासूम और सुंदर सीधी सी राजकुमारी थी। वह अपने पति को देवता के रूप में समझती थी। उन्हें लगता था कि उनका पति उन्हें प्यार करता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजकुमार पर अरुंधति का जादू चल गया है। सुलोचना धीरे धीरे अपनी दासी का हाथ पकड़ते हुए राजकुमार आदित्य के पास आई। वह गर्भवती थी। ऐसा लग रहा था कि उनका 9वां महीना चल रहा। उनका पेट बहुत ही बड़ा था। राजकुमार आदित्य तेजी से आगे बढ़ा, सुलोचना का हाथ पकड़कर धीरे धीरे से वहां पर रखी कुर्सी पर बैठा देता है। आप यहाँ क्या कर रही है? राजकुमार आदित्य ने चिंता करते हुए कहा, काफी दिन हो गए आप हमारे कक्ष में नहीं आए। हमें आपकी चिंता हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे अब मिलने चली आऊँ। सुलोचना ने अपनी मासूम आंखों को झपकाते हुए कहा, हम राज्य के कामों में व्यस्त थे, इसलिए हमें समय नहीं मिला आपके पास आने का। राजकुमार आदित्य घुटनों को बल बैठ गए और सुलोचना का पेट को सहलाने लगे। हमारे बच्चे कैसे? आदित्य के चेहरे पर पिता बनने की एक चमक आराम से दिखाई दे सकती थी। शिकायत कर रहे थे अपने पिता की? सुलोचना ने मुंह फुलाते हुए बोली आवाज में। राजकुमार आदित्य से कहा, अच्छा तो क्या शिकायत कर रही हैं? आदित्य ने सुलोचना का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, यही कह रहे थे कि उनके पिताजी उनसे बहुत प्यार नहीं करते, इसलिए वह उनसे मिलने नहीं आते। राजकुमार को इस तरह अपना हाथ पकड़े देखकर सुलोचना खुश होगी। राजकुमार आदित्य सुलोचना के पेट पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे, हमने आपकी माँ को मैंने बता दिया कि इधर मैं राज्य के काम में व्यस्त था, इसलिए अपने बच्चे से मिलने नहीं आया। यह कहते हुए राजकुमार आदित्य ने सुलोचना के पेट पर चूम लिया। सुलोचना शर्मा गई। तभी सुलोचना ने कहा, राजकुमार, हमने सुना है कि राजकुमारी अरुंधति एकांतवास के दंड से निकल गई है, और जो कुछ दरबार में हुआ क्या वह सच है? राजकुमार, सुलोचना ने जिज्ञासा से राजकुमार आदित्य से पूछा। राजकुमारी अरुंधति की बात आते ही राजकुमार आदित्य ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अरुंधति की सुंदर छवि उनकी आंखों के सामने आ गई। उनकी सुंदरता और उनकी हरकतें तो उनको सबसे जुदा करते। उनके दिल में अरुंधति की छवि आते ही उनका दिल हलचल कर गई। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक युग में अरुंधति ने किताब पूरी पढ़ डाली, लेकिन उनमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली जिससे कि हर्ष के पिता का पता लगा सके। अरुंधति वापस प्राचीन काल में आ गई और उसने अपना कमरा का दरवाजा खोला देखा। हर्ष बहुत ही रो रहा और सभी उसको बहलाने की कोशिश कर रहे। अरुंधति तेजी से गई और हर्ष को गोद में ले लिया। अपनी माँ की गोद में आते ही हर्ष एकदम से चुप हो गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ को देखने लगा। अरुंधति को हंसी आ गई। हर्ष ने अपने दोनों हाथ अपनी माँ के गले में डाल दिए और उनकी गर्दन ने अपना मुंह घुसा लिया। अरुंधति के आते ही
सब इधर उधर हो गए। अरुंधति हर्ष को लेकर आंगन में टहलने लगी। मुझे महल में रहना ही होगा, लेकिन मैं हर्ष की पहचान भी किसी को नहीं लगने दूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि हर्ष को कोई नुकसान पहुंचा दे। मुझे कुछ न करना पड़ेगा। अरे यह तो मैं भूल गई, कल मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है। क्या हर्ष को साथ में ले जाना ठीक होगा? वह कुछ सोचने लगी और उसने निर्णय लिया कि हर्ष को अपने साथ वह अपनी माँ से मिलने जरूर ले जाएगी।